संविधान ने एक बात और कहा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। यानी जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो इस देश का शासक होगा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है साथियों, इस देश के मनुवादियों ने ये जो ऑल वर्ल्ड की लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको गलत साबित कर दिया कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो देश का शासक होगा। ये बात गलत हो गया भारत के लिए। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज जनपद अमेठी में ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और इसके पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में चर्चा किया और आने वाले वक्ता भी आप लोगों को इस संदर्भ में विशेष तौर पर जानकारी देंगे। लेकिन समय अभाव है, इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ और उसके पूर्व इस देश में राजतंत्र था। राजतंत्र में संस्थानिक राजा थे, राजा के घर ही राजा पैदा होते थे और राजा जिसको चाहे अपने गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान इसको स्टॉप लगाया, इसको बंद किया कि अभी राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से भी राजा पैदा नहीं होगा। तो देश को चलाने के लिए राजा कहां से आएगा? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान ने यह लिखित रूप से घोषित किया, इस देश को चलाने के लिए राजा कहां से आएगा? इस देश की प्रजा, इस देश की जनता बैलेट बॉक्स में वोट डालेगी और उस बैलेट बॉक्स से जो एमपी होगा वही देश का पीएम होगा, वही इस देश का राजा होगा। यानी इस देश का राजा भी निर्माण करने का अधिकार इस देश के प्रजा को होगी। ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लिखित रूप से घोषित किया। और संविधान ने एक बात और कहा, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। यानी जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो इस देश का शासक होगा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है साथियों, इस देश के मनुवादियों ने ये जो ऑल वर्ल्ड की लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको गलत साबित कर दिया कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो देश का शासक होगा। ये बात गलत हो गया भारत के लिए। जिसकी संख्या 3% है वो राजनीति के सारे सिस्टम पर नियंत्रण करके बैठा है। आज ओबीसी की संख्या हम लोग कहते हैं 52% है, लेकिन राजनीतिक में आउट है। एक भी राजनीतिक पार्टी ओबीसी की राष्ट्रीय पार्टी, 2 पार्टियां कगार पे है, कभी भी उनकी मान्यता खत्म हो सकती है। अनुसूचित जाति की एक पार्टी कगार पे है, कभी भी मान्यता खत्म की जा सकती उसकी। और उनके 5 राष्ट्रीय पार्टी इस देश में है जिसकी संख्या 3% है। 3% लोगों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां है। एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने में कम से कम 6% वोट चाहिए, यानी उसकी वोट ही नहीं है, यानी उतनी संख्या ही नहीं है रजिस्टर्ड होने के लिए। आप सोचिए कितनी भयानक षड्यंत्र इस देश में साथियों चल रहा है, इसको हमको गंभीरता से समझना होगा। यानी 70 से 80 के दशक में इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के अंदर
राजनीतिक चेतना निर्माण हुई और ओबीसी और अनुसूचित जाति के अंदर बहुत सारे लीडर निर्माण हुए। बिहार में लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास, उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांशीराम साहब, देवीलाल सिंह, भजनलाल, यानी बड़े पैमाने पे ओबीसी के अंदर राजनीतिक चेतना का निर्माण हुआ। जब राजनीतिक चेतना निर्माण हुआ तो हमारे लोग राज सत्ता के लिए संघर्ष करने लगे। जब राज सत्ता के लिए हमारे लोग संघर्ष करने लगे तो इनके पेट का पानी हिलने लगा कि अगर ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ये इस देश की प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगे, इस देश की न्यायपालिका पे हस्तक्षेप करेंगे। ये बात अच्छी नहीं लगी साथियों। उसके बाद 80 के बाद ये ईवीएम लाते हैं। जैसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के दौरान ये डेमो होता है, 83 में ईवीएम मशीन डेमो होता है और आज 2004 में बड़े पैमाने पे पूरे देश में इसको लगाया जाता है। और 2004 के बाद कई प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार आने लगी, ईवीएम के माध्यम से पूर्ण बहुमत की सरकार आने लगी। कुछ एससी और ओबीसी के लोगों से उन लोगों को उन्होंने ईवीएम के माध्यम से सत्ता में लाया, क्योंकि पूर्व प्लानिंग के अनुसार वो लोग ऐसा कर रहे थे ताकि भविष्य में अगर हम ऐसा करेंगे तो ये लोग बोल नहीं सकते कि ईवीएम में साथियों घोटाला हो रहा है। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, इस देश की केंद्रीय सत्ता में बीजेपी आई और उसके बाद इस देश के जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह, वो जैसे एक में जादूगर होता है, वो कहता है 200 के पार तो रिजल्ट आता है 200 के पार। वो आदमी कहते हैं कि इस बार 300 के पार, वो रिजल्ट आता है 300 के पार। अब आप सोचिए कि ये कैसे हो रहा है। लोकतंत्र में आप जीत सकते हैं लेकिन आप ही जीत सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऐसा हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, लेकिन 2014 के बाद ईवीएम का फुल फॉर्म एवरी वोट फॉर मोदी, यानी इसका आप किसी भी वोट डालो, यानी वोट आप किसी को डालो जाएगा वहीं, किसी को आप वोट डालो। हम लोग अगर हाथी पे वोट डालते हैं चला जाता है हाथ पे, साइकिल पे वोट डालते हैं चला जाता है हाथ पे, आप नल पे डालते हैं चला जाता है कमल पे। यानी इस देश की इतनी बड़ी व्यवस्था वो लोग सिस्टम कर लिए कि आप लाइन लगा के वोट देते रहो। हम लोग सोचते हैं ये हमारा आदमी जीतेगा, हमारे जाति का जीतेगा, हमारे वर्ग का जीतेगा, हमारे पार्टी का जीतेगा, हमारे समाज का जीतेगा। हम ऐसा सोचकर लाइन लगा के वोट देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है पता चलता है जिसने फील्ड में कभी प्रचार ही नहीं किया, कभी क्रमेसिंग करने के लिए वो क्षेत्र में गया ही नहीं, और वो 50,000 के वोट के अंतर से जीतता है, 5 लाख के वोट के अंतर से जीतता है। साथियों कितनी भयंकर समस्या हो गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ये एक वोट की कीमत जो है ये शासक बनाने के लिए नहीं है, शासक बनने के लिए भी है। लेकिन हम लोग 70 साल से शासक बना रहे हैं। शासक बनने के लिए क्या करना होगा, ये जो हमारे भविष्य का फैसला कर रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। आज इस देश में भूखमरी एक राष्ट्रीय लेवल की समस्या हो गई है, बेरोजगारी एक राष्ट्रीय लेवल की समस्या हो गई है, नक्सलवाद एक राष्ट्रीय लेवल की समस्या हो गई, आतंकवाद एक राष्ट्रीय लेवल की समस्या हो गई। इसका मूल कारण ईवीएम है। जिसको आप चुनना चाहते हो चुनकर आता नहीं, जिसको आप नहीं चुनना चाहते वो चुनकर आता है। वो चुनकर आने के बाद आपके भविष्य का वो फैसला करता है। और इस देश में भूखमरी और बेरोजगारी बड़े पैमाने पे लागू कर रहा है। जैसे अभी पूर्ववक्ताओं ने कहा सिलेंडर 300 का है, 1100 का मिल रहा है, और हमारे लोग ताली और थाली बजाने में मस्त हैं। ताली और थाली ही बजा के ये सोच रहे हैं समस्या का समाधान हो जाएगा। और 15 करोड़ लोग हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लोग बेरोजगार हैं इस देश में, और
इस देश की सरकार कहती है कि पकौड़ा तलो, पकौड़ा तल के आपके समस्या का समाधान होगा। आप लोग इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पकौड़ा तलने के लिए पढ़ा रहे हैं कि MBA, BCA, B.Ed, MBA यानी जो भी डिग्री कर लो आपको रोजगार मिलने वाला नहीं है। और रोजगार जो था वो सारा अभी नीरव मोदी, अडानी, अंबानी के खाते में चला गया है। आपको सस्ते मजदूर निर्माण कर रहे हैं। साथियों, समयाभाव है, ये लोकतंत्र की हत्या ही नहीं कर रहे हैं, उसका ये लोग बलात्कार भी कर रहे हैं। साथियों, ये बात हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि अगर ये लोकतंत्र नहीं रहा तो आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखित संविधान है उसमें आपको जो मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, सार्वजनिक स्थान पे जाने का अधिकार है, ये संविधान ही साइड कर देंगे, संविधान ही खत्म कर देंगे तो ये कोई एक भी अधिकार ही आपको नहीं रहेगा। तो क्या कर लोगे? हमारे लोग सोचते हैं हम घरों में बैठे रहेंगे और इससे समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। ये जालिम लोग हैं, ये आपको अधिकार देने वाले लोग नहीं हैं। इसके लिए संघर्ष करना होगा और संघर्ष करने के लिए एक आवाज आपके साथ चल रही है, एक नेतृत्व आपके बीच में आ रहे हैं। माननीय वामन मेश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, ये आपके जिले जिले, गांव गांव आपको जगा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये लुटेरे लोग आपके अधिकार लूट रहे हैं, आपके वोट लूट रहे हैं, आपका सारा अधिकार खत्म कर रहे हैं। अभी जाग जाओ। जागने के बाद ऐसा न हो कि आप जब जागो तो उसके बाद आपके पास कोई समय ही न रहे। इसके लिए साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जो कारवां चल रहा है इसको साथ सहयोग करें और हाथ से हाथ मिलाकर इस आंदोलन को आप लोग सहयोग करें, तभी इनका समस्या का समाधान हमारे लोगों का हो सकता है और जालिमों का सत्यानाश हो सकता है। इन्हीं चंद बातों के साथ आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मुल्ला सिंह।